नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण का रण मतदान जारी है और जानकारी आपको यहां पर दे दें कि यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 11 बजे तक 26.12% हुआ मतदान। ये मतदान फीसद जो है वो सामने आए 11 बजे तक। आगरा में 25.87% और बदायूं में 26.02%। ये 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। एटा में 27.17%। वहीं आपको बता दें फिरोजाबाद में 24.42%, हाथरस में 25.05% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 25.13%, संभल में 29.5% मतदान। तीसरे चरण का रण मतदान जारी है और लगातार जो मतदान प्रतिशत है 11 बजे तक का वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो सुबह से हो रहा है। वोटर्स में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो या बुजुर्ग वोटर हो, महिला वोटर हो, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का जो प्रयोग है वो यहां पर कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि हर कोई अपने मतदान का जो प्रयोग है वो यहां पर कर रहा है और जानकारी आपको यहां पर दे दें। अब तक जो वोटिंग प्रतिशत है, कहां कितना रहा है यूपी में, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। मैनपुरी में 25.13%। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आज 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। मतदान हमारा अधिकार है और अधिकार का उपयोग करना सबकी फर्ज में आता है और इसी वजह से जो मतदाता है वो अपना अधिकार का उपयोग करें और भारत के निर्माण में और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। अपने परिवार सहित आज कमल के निशान के सामने वाली बटन दबा करके आगरा की जीत सुनिश्चित करते हुए मोदी जी के हाथ में के लिए मैं आगरा की जनता के साथ साथ सामने जितनी लोकसभा पर चुनाव हो रहे हैं अपने मन की सरकार चुनने के लिए, अपने सपनों की सरकार चुनने के लिए, देश की सरकार चुनने के लिए, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाली सरकार चुनने के लिए मोदी जैसे विश्वव्यापी नेता को और करने के लिए मतदान केंद्र पर जाए मोदी जी के। देखिए, आज भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। सब लोग घर से निकलें, हमारे देश को
विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, मैनपुरी के संपूर्ण विकास, कानून का राज और सुशासन के लिए वोट करें और सब लोग आज घर से निकल के मतदेय स्थल जाएं और निर्भीक होकर के मतदान करने का काम करें। मेरी सब लोगों से अपील है, कमल खिलाएंगे तो उनका बेटा जयवीर सिंह उनकी सेवा में, उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ खड़ा है, साथ खड़ा रहेगा। मैंने वोट डाल दिया है। मैं राष्ट्र हित में सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में वोट अवश्य करें और घर से निकलें, बड़ी संख्या में वोट करें। देखिए, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ एक नए भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत में रहने वाले सब लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बड़ा बदलाव आए, इसके लिए निरंतर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि पूरे देश भर की जनता आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो सिमट के रह जाएंगी। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और वो भी प्रचंड बहुमत से बनेंगे। सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। मैं समझती हूँ बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, क्योंकि आज कोई भी समाज और कोई भी वर्ग के लोग और अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़े, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। देखिए, मतदान तो तेजी से चल रहा है और किसी जगह इस प्रकार की घटना के अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी मतदान करने जा रहा हूँ गांव पूरे परिवार के साथ। सर, क्या मुद्दे देखते हैं, किन अहम मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? देखिए, जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई समाधान नहीं। 10 साल में और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है और इसलिए लोग हैं। अब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। चाहे नारी न्याय की बात हो, युवा न्याय की बात हो, किसान न्याय की बात हो, भागीदारी न्याय है, इन सब जो न्याय राहुल जी ने दिया है उस पर लोगों को भरोसा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सब लोग वोट जरूर डालें, वोट आपका हक है और वोट डालने जरूर जाएं। जी बिल्कुल, जो विकास के मुद्दे हैं, जो नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, संविधान को बचाने के लिए और परिवर्तन के लिए आज वोट डालने का काम करें। वहीं तीसरे चरण के मतदान के बीच कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया, जिसमें बदायूं के ढोलपुर गांव और आगरा का चौरंगा बीहड़ गांव, हाथरस का बमनोई गांव और बरेली का परसाखेड़ा गांव, अलीगढ़ में इगलास विधानसभा, फिरोजाबाद का गोलामई गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। यहां ग्रामीणों ने विकास कार्य न होने के चलते पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार किया है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। मतदान के बीच कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल के बूथ नंबर 369 में ईवीएम खराब हुई है। बदायूं के बूथ संख्या 361 में मतदान रुका है। कासगंज के बूथ संख्या 96 पर ईवीएम खराब हुआ है। फिरोजाबाद में बूथ संख्या 137 पर भी मतदान जो है वो रुका है। आगरा के बूथ संख्या 75 पर मतदान रुका है। मशीन में खराबी होने की वजह से लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर वोटिंग रुकी है।
बताया जा रहा है कि वोटिंग मशीन में खराबी आने की वजह से वोटिंग में जो है वो देरी हुई है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर पोस्ट किया और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। आप समस्त मतदाताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के तीसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आप अपने एक वोट की ताकत से देश को सशक्त एवं विकसित बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। राष्ट्र के विकास में एक मजबूत व स्थिर सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप सभी से अपील है कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाली सक्षम सरकार अवश्य चुनें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर अब उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन डिजिटल के जरिए जुड़े और आपको बताएं डीजीपी अभिनव कुमार सहित वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन के मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से बैठक आयोजित कर वनाग्नि के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वनाग्नि को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इस पर बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही अब एक्शन प्लान के तहत वनाग्नि के निराकरण के लिए काम किया। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी। ये तो एक सप्ताह का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाएं। तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। एक सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक सप्ताह में वनाग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जनित समस्या है। तो जो लोग इस तरह से आग लगा रहे हैं जंगल में, उनके बारे में थोड़ा जागरूकता मीडिया में भी आनी चाहिए। और जो रील बनाने के लिए भी लोग आग लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत अजीब सी विकृत मानसिकता हो गई है कि हमें रील बनानी है तो हम जंगल में आग लगा के फिर अपनी रील बना रहे हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया कि हमने आग लगा दी। वहीं जंगलों को जलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि जंगलों में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों से आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है, और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 86% पहाड़ों और 65% जंगल से ढका हुआ है और इसी में से कई हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग के चपेट में आ चुके हैं। चिंता का विषय यह है कि ये केवल इस साल की कहानी नहीं बल्कि हर साल राज्य में जंगलों का बड़ा हिस्सा वनाग्नि से तबाह हो जाता है, मगर ऐसे कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते जिससे कि ऐसी घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वहीं जंगलों में लगे भीषण आग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की बात कही है। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगल ही नहीं, पहाड़ जल रहा है। करीब 1500 हेक्टेयर जंगल अभी तक जल चुका है। जंगल जल रहे हैं और जंगल नहीं जल रहे, पूरा पहाड़ जल रहा है। 1500 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। पहाड़ का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां इस समय आग नहीं है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, देहरादून राजधानी, गढ़वाल के सारे जनपद, सब जगह फॉरेस्ट फायर लगी है। सैकड़ों घटनाएं आग की पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं जनपद में हो गई है और सरकार सोई पड़ी है। आपदा प्रबंधन तंत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरे राज्य में जो हालात हैं वो आपातकाल के हालात हैं। 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। 4 धाम की यात्रा 10 मई को पट खोलेंगे और उसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ के पट खोलेंगे। सारा तीर्थयात्री, सारा जो हमारा पर्यटक है जो पूरे देश से यहां आता है कि उत्तराखंड में मौसम वातावरण अच्छा होगा, उसको यहां जिस और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।